जय हिंद एस्पिरेंट, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटी, है ना। पॉलिटी बात करते हैं कि पॉलिटी आखिर होती क्या है। वो सब आपने पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया। आज हम पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग एक स्टार्ट करने वाले हैं, जो संविधान के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मेंशन किया हुआ है। तो सिंपल सा पहले कुछ मैं इसके बारे में लिख देते हैं, फिर उसको समझाते हैं। जो संविधान है उसका जो भाग एक है, पार्ट एक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करते हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक मेंशन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 पढ़ेंगे और आर्टिकल 4 पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ यहाँ पर कमेटीज बात करेंगे, कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया गया। स्टार्टिंग में स्टेट को बनाने के लिए कुछ मांगे उठने लगी थी, कुछ मांगे भाषाई आधार पर थी, कुछ अदर आधार पर भी थी, कुछ समितियां उसके लिए बनाई गई, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी। क्या रिकमेंडेशन दी वो सारी सब कुछ आपको इस क्लास में पता चलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 1 की बात करते हैं, शॉर्ट में लिख देंगे आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहता है कि जो भारत है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। वो क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगर अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं तो भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आर्टिकल 1 के बारे में हम और ज्यादा डीप डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहां पर लिख दिया कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है उसकी बात अगर इंग्लिश में भी लिखना है तो इंग्लिश में भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इंडिया, डेट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो मैंने कहा कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसका मतलब है कि जो भारत है ये क्या है? ये मान लेते हैं ये भारत है, आए समझ में। और इस भारत में ये छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं। आर्टिकल 1 का मतलब ये है। ये क्या है? मान लेते हैं ये इसमें छोटे छोटे स्टेट्स, ऐसे मान लीजिए। दूसरी कंडीशन लेते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इन स्टेट को मिलाया गया, फिर एक बड़ा देश बनाया गया जिसका नाम है भारत। तो ये तो हो जाता है यहाँ पर गलत, ये हो जाता है यहाँ पर सही। इसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि जो भारत राज्यों का संघ होगा, कि मतलब पहले भारत को बनाया गया है, फिर उसमें अपनी सुविधा के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस के आधार पर इनको छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया गया है। क्योंकि राज्यों ने मिलकर भारत को संघ के रूप में नहीं बनाया है, इसलिए भारत संघ से राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह है समझ में। मतलब कहने का ये है कि पहले एक इंडिया बना है, फिर उसमें से हमने अपनी सुविधा के अनुसार स्टेट बनाए हैं, है ना। क्या बनाए हैं? स्टेट बनाए हैं। चूंकि इन स्टेटों ने मिलकर भारत को नहीं बनाया है, इसलिए इनको इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, तो इन उंगलियों ने मिलकर इस हाथ को नहीं बनाया है, बल्कि पहले ये पूरा हाथ बना है, हथेली बनी है, फिर ये अंगूठा, ये सारी उंगलियां मेरे लगी हैं। क्योंकि इसने पूरे हाथ को नहीं बनाया है, तो इन उंगलियों और अंगूठों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसको बोलते हैं विनाशी राज्यों का
अविनाशी संघ। क्या बोलते हैं? अविनाशी संघ। इसको ऐसे बोलते हैं क्योंकि राज्यों का विनाश किया जा सकता है, कि मतलब आज 28 राज्य हैं, या आप देखते होंगे कि पहले 26 राज्य हैं, फिर 28 राज्य हैं, फिर 29 राज्य हैं, हो सकता है कल 30 बना दे, हो सकता है कल को 20 भी बना सकते हैं। जो भी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि राज्यों को खंडित किया जा सकता है, संघ को खंडित नहीं किया जा सकता। ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला चीज है कि जो राज्य हैं उनको खंडित किया जा सकता है, मतलब उनको ब्रेक किया जा सकता है। दूसरा, जो संघ है, जो यूनियन है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये तो है आर्टिकल 1 की समरी, क्योंकि भारत के स्टेट्स ने भारत को नहीं बनाया, भारत संघ को नहीं बनाया, इसलिए उनको भारत संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये तो आगे समझ में आता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 की, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट्स बाय पार्लियामेंट। इस्टेब्लिश ए न्यू स्टेट बाय पार्लियामेंट। बाय पार्लियामेंट मतलब कि संसद के द्वारा नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना मतलब कि जो ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब ऐसे पार्ट जो भी इंडियन यूनियन के पार्ट नहीं है, अगर वो इंडिया में शामिल करते हैं तो वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करते हैं कि वो क्या काम करते हैं, वहां पर उसको शामिल किया जा सकता है। जैसे एक अमेंडमेंट एक्ट है, 35th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये डेट है 1974। जो सिक्किम है हमारा, उस सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है। एसोसिएट स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है, और अगले ही अमेंडमेंट के द्वारा, ये शॉर्ट में लिख दिया अमेंडमेंट एक्ट मतलब संविधान संशोधन, और 1975 पूरा ही लिख देता हूं एक मिनट यहाँ पर, संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम। जो सिक्किम स्टेट है हमारा, उस सिक्किम को कंप्लीट स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करा दिया जाता, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा यहां दे दिया जाता है, और यहां पर सह राज्य का दर्जा। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा आर्टिकल 1 भी और आर्टिकल 2 भी। चलो अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी स्टेट का नाम, या एक पर पहले लैंग्वेज लिख देता हूं, उस पर बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट, जिसको हम संसद बोलते हैं, है ना, कैन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट। तीसरा लिख देते हैं
इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये अल्टर द बाउंड्रीज जैसे कर देते हैं ना, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट। इसका मतलब है कि जो संविधान में इसको पावर दी गई है कि संसद किसी राज्य के नाम को परिवर्तन कर सकता है, संसद किसी एक नए राज्य का गठन कर सकता है, दो या दूसरे राज्यों से कुछ पार्ट हटाकर, या संसद किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, मतलब जो सीमा है उसको घटा सकता है या उस सीमा को बढ़ा सकता है। जैसे समझ लेते हैं कि ये है इस तरह से समझ लीजिए, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है कुछ कुछ, ये क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश, ये सहारनपुर है यहाँ पर, ये ललितपुर, और यहाँ पर सोनभद्र और यहाँ पर मथुरा, समझ पा रहे हो, यहाँ पर सिद्धार्थनगर, बलिया, देवरिया, ये सब चीजें। और यहाँ पर एक दूसरा स्टेट है, उस स्टेट का नाम है, ऐसा मान लेते हैं, कुछ 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 ऐसा, ये बिहार है, ये क्या है, उत्तर प्रदेश। और आज पार्लियामेंट कहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश को हम दो पार्टों में डिवाइड करने वाले हैं। तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, पार्लियामेंट कहते हैं कि यहां से यहां तक का एक इसको नाम रख देते हैं पश्चिम प्रदेश, और इसको नाम रख दें यहां पर एस्पायरेंट समझने के लिए रख देते हैं कि पूर्वी प्रदेश, पूर्वांचल कहते हैं, है ना, पूर्वी प्रदेश कर सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि अगर, या कह दे कि उत्तर प्रदेश जो है आज से इसका नाम ही चेंज कर देते हैं और इसको बना देते हैं हम उत्तम प्रदेश, कि उत्तर प्रदेश अब बन जाएगा उत्तम प्रदेश। आया समझ में? तो ये पार्लियामेंट कर सकती है। ये पार्लियामेंट क्या बोले, पार्लियामेंट कहे कि भाई जो ये वाला पार्ट है यूपी का, इसकी जो लैंग्वेज वगैरह है वो बिहार की कुछ पार्ट से मिल रही है, और यहाँ से एक दूसरा हम पार्ट यहाँ पर बना दे रहे हैं, एक नया स्टेट बना दे रहे हैं। इस स्टेट का नाम क्या होगा, इस स्टेट का नाम रख देते हैं बक्सर, है ना? क्या रख देते हैं, बक्सर रखते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए रख देते हैं, बक्सर रख देते हैं, या मध्य प्रदेश रख देते हैं, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, या मध्य मध्य क्षेत्र रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं। तो ये सब कौन कर सकता है, ये सब कर सकती है पार्लियामेंट। इसके समझने के लिए इसकी प्रोसेस की बात करते हैं। मतलब आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट को ये पावर करता है, पार्लियामेंट को ये ऑथोराइज करता है कि वह किसी राज्य के नाम को परिवर्तन कर सकता है, उस राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है या बढ़ा सकता है, या दो से अधिक राज्यों से कुछ पार्ट काटकर एक नया राज्य का फॉर्मेशन किया जा सकता है, पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है। आगे समझ में? चलिए, ये तो यहाँ पर हो गया चीजें, इसके संबंधित कुछ प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, या इसकी प्रोसेस क्या है उसको कर लेते हैं, या इसके आर्टिकल 4 को पढ़ते हैं पहले। आर्टिकल 4 के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसकी प्रोसेस को समझ लेंगे। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई लॉ आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित कोई बिल पास किया जाता है और बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में, या मतलब संविधान में संशोधन हो जाता है, तो उसको संविधान संशोधन विधेयक या संविधान संशोधन अधिनियम जो 19 जो आर्टिकल 368 में है, 368 में मेंशन किया हुआ है, उसमें कंसीडर नहीं किया जाए। मतलब मैंने कहा कि अगर कोई संशोधन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत लाए गए बिल के द्वारा संविधान में होता है, तो उसको आर्टिकल 368 में कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अगर मैं और सिंपल और आसान भाषा में कहूं तो इतना सा कि अगर संविधान में कोई संशोधन हो रहा है और वो संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किया जा रहा है, तो उसको संविधान संशोधन में नंबर में गिना नहीं जाएगा। जैसे अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, अभी तक कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। और अभी तक कुल 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 106 हो चुके हैं। और कल को गवर्नमेंट बोले कि भाई हम जो ये 28 राज्य हैं इनको बढ़ाकर करने वाले हैं 30,
है ना। तो जो जहां संविधान में भाग 1 में जहां स्टेट्स का नाम लिखा हुआ होगा, तो वहां से कुछ नामों को इधर उधर करना पड़ेगा, मतलब अमेंडमेंट करना पड़ेगा वहां पर। लेकिन उसको यहाँ पर 107 नंबर होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 107 नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये 107 नंबर कंसिडर नहीं किया जाए। आया समझ? वरना ये संविधान संशोधन विधेयक जो है, ये नंबर जो है 106 नहीं होता, ये बहुत आगे पहुंच गया होता। तो मैंने कहा कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई बिल आता है, तो उसको आर्टिकल 368 में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 368 क्या कहता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करता है, संविधान संशोधन अधिनियम की बात। तो यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्या करते हैं, एक लैंग्वेज लिख लेते हैं और लैंग्वेज के बाद ये हटा देते हैं साइड से ना। आर्टिकल 4 की लैंग्वेज लिख लेते हैं। इस 4 की लैंग्वेज लिखने से हो जाएगा कि आपके पास नोट्स बन जाएंगे और आप उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीजें बाद में आप याद कर सकते हैं। ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मेड बाय पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 2 and 3 will not be deemed parliament under the article 2 and 3 will not be deemed to be an amendment to the constitution under the article 368। इधर से हटा देते हैं उसको, अंडर द आर्टिकल 368। हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, संसद के द्वारा अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत संविधान में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 में शामिल नहीं किए जाएंगे। नहीं किए जाएंगे। आ गया होगा समझ में? आर्टिकल 1 2 3 चारों चौथा हम चारों आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब इनिशियली जो है प्रारंभ में इनिशियली इंडियन स्टेट वर कैटेगराइज इन 4 ग्रुप्स। प्रारंभ में जब संविधान लागू होने से पहले, जब भारत के जो स्टेट्स थे उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। जो ए था उसमें 9 स्टेट्स को शामिल किया गया था। कितने स्टेट्स को? 9 स्टेट्स को शामिल किया गया था। जो बी था उसमें भी 9 स्टेट्स को शामिल किया गया था। और जो सी था उसमें 10 स्टेट्स को शामिल किया गया था। और जो डी था उसमें एक स्टेट को शामिल किया, एक स्टेट को शामिल किया गया था। ठीक है, इस प्रकार जो टोटल स्टेट हो जाते हैं, टोटल स्टेट हो जा रहे हैं 29। टोटल स्टेट 29 स्टेट हो जाते हैं। लेकिन जब संविधान लागू होने लगा
और देश आजाद हो गया, तो उसके बाद एक नई मांग उठने लगी भाषा के आधार पर, कि हमको भाषा के आधार पर अपना राज्य बनाना है। तो उसके लिए एस के धर कमीशन की अध्यक्षता में एक धर कमीशन बनाया गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कौन बनाया गया? एक धर कमीशन बनाया गया बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसमें जो चेयरमैन थे, जो चेयरपर्सन जो थे, वो चेयरमैन जो थे वो थे एस के धर। कौन थे? एस के धर। और इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 27 नवंबर 1947, 1947 है ना। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ 1947 में, और 27 नवंबर 1947 में इसकी गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है दिसंबर 1948, मतलब इसने लगभग एक साल काम किया, पूरे देश से डेटा का कलेक्शन किया और उसके आधार पर इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशंस को समझते हैं। धर कमीशन ने पहली जो अनुशंसा दी, रिकमेंडेशन इसने दी कि भाई जो भारत है, भारत को लैंग्विस्टिक आधार पर नहीं बनाना चाहिए। मतलब भारत में जो स्टेट्स हैं उनको भाषा के आधार पर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कि एक कोस चल जाइए तो वहां पर पानी बदल जाएगा, और लगभग चार कोस चली जाइए तो भारत में आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। मतलब आपके गांव की लैंग्वेज अलग है और आप 2 4 6 गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाएंगे तो वहां की लैंग्वेज आपको अलग देखने को मिलेगी। वहां का आपको पानी भी, वहां के नल का पानी भी आपको अलग देखने को मिलेगा। तो इसको इतनी ज्यादा विविधता वाले देश में इन्होंने कहा कि सर भारत में लगभग 19,000 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करूं तो लगभग 19,500 से ज्यादा भाषाएं, बहुत ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पर बोली जाती हैं, क्षेत्रीय लैंग्वेजेस। तो इसके आधार पर अगर आप स्टेट बनाने लग जाएंगे ना, तो फिर आप भारत को संभाल नहीं पाएंगे। इतने ज्यादा स्टेट हो जाएंगे, मतलब लगभग 19,000 स्टेट। क्योंकि भाई फिर तो मेरे जो गांव है, गांव के 4 5 गांव वाले भी अपना स्टेट मांगेंगे, भाई हमको अपना अलग स्टेट दे दीजिए। जो उधर के दूसरे साइड के 2 4 6 गांव वो भी अपना मांगेंगे कि हमको अलग स्टेट, मतलब एक जिला एक स्टेट मान लीजिए, एक जिला एक स्टेट मान लीजिए। तो इन्होंने कहा पहली अनुशंसा की कि स्टेट शुड नॉट बी फॉर्म, state should not be formed on the basis of language, है ना। हिंदी के लिए यहाँ पर जगह कम है तो एक चीज मैं बोल देता हूँ, वही लिख लेना। मतलब कि जो राज्य हैं उनका गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। पहली इन्होंने अनुशंसा सिंपल सी दी कि भाई भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो स्टेट है उसका जो फॉर्मेशन है वो जियोग्राफिकल, फाइनेंशियल और उसके साथ में जो डेवलपमेंट फैसिलिटीज हैं उनके आधार पर कर सकते हैं। मतलब भौगोलिक स्थिति, वित्तीय स्थिति और विकास, विकासात्मक गतिविधियों के गतिविधियां। मतलब इन्होंने कहा कि जो माउंटेन एरियाज है, भाई माउंटेन एरियाज के साइड वाले स्टेट्स को अलग बना दीजिए, जो प्लेन एरियाज हैं, जो मैदानी क्षेत्र है उनके स्टेट्स को एक अलग प्रकार से स्टेट बना दीजिए। कहीं पर डेवलपमेंट प्रोसेस है, कुछ ज्यादा डेवलप स्टेट है उनको बना दीजिए, जो लीस्ट डेवलप स्टेट है उनको बना दीजिए, और जो कम डेवलपमेंट जहां पर फैसिलिटीज है वहां पर डेवलपमेंट करना आपको प्रायोरिटी में रखना है, वहां पर ध्यान में रखना है।
तो इसकी कमीशन की जो धार कमीशन है, इसका डेट याद रखना है कि 1947 में बनाया गया और 1948 दिसंबर में इसने लगभग 1 साल बाद काम करने के बाद रिकमेंडेशन दी, रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें कहा कि भारत के जो राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर तो बिल्कुल नहीं बनाना है। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर भारत के राज्य को बनाना है तो उनको उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर या उनकी जो विकासात्मक गतिविधियां वहां पर हैं उनके आधार पर आपको बना देना है। ऐसा मतलब इसके बाद भी ये चीजें नहीं रुकी, इसके बाद भी एक और समिति बनाई जाती है, उस समिति का नाम है जेबीपी समिति, जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी जो बनाई जाती है, वो जो धार कमीशन की रिपोर्ट दी थी या रिकमेंडेशन दी थी, उन रिकमेंडेशंस को एनालिसिस करने के लिए ये समिति बनाई जाती है और दिसंबर 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है और इसने अपनी रिकमेंडेशन जो दी वो अगली साल देती है 1 अप्रैल 1949 को। और है ना, जो इसमें लोग थे वो यहाँ पर 3 लोग थे। जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, ना चाचा नेहरू थे। वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। जो इसने इन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी, जो सुझाव दिए, जो रिकमेंडेशन दी, वो रिकमेंडेशन वही दी जो धार कमीशन ने दी थी। जो किसने दी थी? धार कमीशन ने दी थी। मतलब इन्होंने भी कहा कि भारत में राज्यों को भाषाई आधार पर नहीं बनाना चाहिए। कहना चाहिए कि भारत में जो राज्य हैं उनको भाषाई आधार पर नहीं बनाना चाहिए। इन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी। लेकिन चीजें यहाँ नहीं रुकती हैं और जो भाषाई आधार को लेकर स्टेट बनाने के लिए मांगे तेज हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिख देते कि हेडिंग डाल देते डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स, फॉर न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। तेलुगु लैंग्वेज हिंदी में लिख लेंगे कि भाषा के सॉरी तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य की मांग यहाँ पर होने लगती है। ठीक है, एक राज्य की मांग यहाँ पर होने लगती है। एक व्यक्ति आते हैं, उन व्यक्ति का नाम है पोट्टी श्री रामुलु, है ना। पोट्टी श्री रामुलु या रामलू भी लिखा जाता है। तो पोट्टी श्री रामलू ने कहा कि इनकी एक ही डिमांड थी कि भाषा के आधार पर अलग राज्य। कौन से? तेलुगु, है ना। तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य। इसके लिए ये इसकी डिमांड लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। डिमांड क्या थी? इसके लिए ये चले गए डेथ स्ट्राइक पर। इसको बोलते हैं आमरण अनशन। ये चले जाते हैं भैया आमरण अनशन पर और इन्होंने अपना खाना पीना सब कुछ त्याग दिया और 56वें दिन, है ना, डेट था इनका 15 दिसंबर 1952, इनकी यहां पर हो जाती है डेथ। इनकी क्या हो जाती है? डेथ। इनका था कि जो मद्रास है,
जो मद्रास स्टेट है, वहां पर जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, जो मद्रास प्रेसिडेंसी स्टेट था उसमें, तो जो उसमें जो मद्रास में जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भाई हमको अपना एक अलग स्टेट बनाना है। इसके लिए इन्होंने मांग की थी और ये बैठ जाते हैं डेथ स्ट्राइक पर, और 56 डे 56वें दिन इनकी डेथ हो जाती है 1952 में। तो जब इनकी डेथ हो गई तो सरकार पर प्रेशर बढ़ गया। अब के एक सरकार के समझ में नहीं आ रहा कि अब वो स्टेट बनाए या नहीं बनाए। तो जब सरकार पर प्रेशर बढ़ गया तो सरकार ने एकदम झटके से एक स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया, और उस स्टेट का नाम है 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को काफी लंबे समय के बाद एक स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया, और वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। तो एक लिख देते हैं पर फर्स्ट स्टेट फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ये बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा भैया। तो 1953 में 1 अक्टूबर को एक राज्य बनता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषाई लोगों के लिए बनाया गया मद्रास से काटकर, क्योंकि इनके एक नेता है श्री रामलू, क्या बोलते हैं, श्री रामलू, श्री पोटी रामलू, और ये कांग्रेस के लेते हैं ना, लिख देता हूँ कांग्रेस लीडर। ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अभी कॉकरोचेस है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, गजब कर दी उन लोगों ने, और इस्तीफा दिलवा ही दिया, है ना। तो जिस यहाँ पर फिर क्या आ गए, प्रेशर में आ गए थे ना, उनको लगा कि स्टेट को मतलब गवर्नमेंट को, बीजेपी को लगा कि ये मारपीट करेंगे और ये भाग जाएंगे, लेकिन कॉकरोचेस है कि वो लोग नहीं गए, और उसके बाद उनको एक नया जो इस्तीफा देना पड़ा। तो इसी प्रकार यहाँ भी इनको एक नया स्टेट इनको देना पड़ा 1 अक्टूबर 1953 में, आप याद रखना 1953 में। तो जब एक बार सरकार ने किसी एक स्टेट को भाषाई के आधार पर राज्य बना दिया, तो ऐसे स्टेट बनाने के लिए फिर और भी मांग चलने लगी, क्योंकि आप ना किसी एक व्यक्ति को आपने उस चीज के लिए सपोर्ट कर दिया, अब वैसी ही मांग, जैसे अब यहाँ पर क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लिए क्या है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया पर्सनल इश्यू बताते हुए। लेकिन अब ये क्या, अब ये कह रहे हैं कि अगला जो पड़ाव है वो पटना रहेगा या कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ये तो शुरुआत है, इन्होंने कहा ये तो शुरुआत है। तो सेम वही, जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिया, तो फिर और स्टेट्स में भी ये मांगे उठने लगी कि जब उनको आप ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एक स्टेट बना सकते हैं, तो फिर हमको क्यों नहीं बना सकते हैं बेसिस ऑफ लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारा स्टेट का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते हैं। तब यहाँ पर इनको एक आयोग बनाना पड़ा, उस आयोग का नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको हम फजल अली आयोग भी कहते हैं, क्योंकि जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है, फजल अली है। कौन है, फजल अली है, इसलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहते हैं। और इसमें मेंबर्स भी हैं, 2 मेंबर्स हैं इसमें। एक मेंबर्स का नाम है, ये पूछे जाते हैं, एक मेंबर्स का नाम है के एम पणिकर, दूसरे का नाम है हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, और ये के एम पणिकर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया 30 दिसंबर
1955 में। कब किया? 30 दिसंबर 1955 में। 1955 में क्या कर दिया? रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया। और इन्होंने कहा कि जो भारत है, जो भारत राज्य है, भारत राज्यों में आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, है ना? मतलब भाषा के आधार पर स्टेट का गठन किया जा सकता है, लेकिन एक भाषा, एक राज्य के आधार पर नहीं, है ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझना है। इन्होंने कहा कि आप सर स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेजेस के आधार पर कर दीजिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई मत करना। मतलब एक भाषा एक राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। आई समझ में? कि मतलब गुजरात वाले कहें कि हम गुजराती हैं और कुछ वहां पर जो बोलते हैं कौन सी महाराष्ट्र में जो बोलते हैं तो उनके आधार पर वो मांग ले, ऐसा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता। कल को यूपी वाले कहने लगे कि भाई हम पश्चिम यूपी में रहते हैं तो हम यहाँ पर खड़ी बोली और ब्रजभाषा का जो संक्रमण क्षेत्र है यहाँ पर ये बोलते हैं। अवध वाले कहने लगे हम अवधी बोलते हैं सर, हमको अलग बनाइए। और जो पश्चिमांचल वाले सर पूर्वांचल वाले हैं वो कहने लगे कि हम तो भोजपुरी बोलते हैं सर, तो हमको हमारा अलग स्टेट बनाइए। ऐसा नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा, कि भारत को आप 16 स्टेट्स प्लस 3 यूनियन टेरिटरीज में बनाने का सुझाव दिया कि भारत को आप 16 राज्यों में डिवाइड कर दीजिए और 3 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि ये रिकमेंडेशंस थी, सरकार पे दबाव नहीं है कि वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती, क्योंकि रिपोर्ट में रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिर्फ सुझाव देना, अनुशंसाएं इन्होंने दी है। मानना ना मानना वो सरकार का काम है, क्योंकि सरकार चला रही है। चलो आगे की बात करते हैं। लेकिन सरकार ने इनकी बात को कुछ चेंज करते हुए, पार्शली चेंज करते स्वीकार, पहली चीज तो उन्होंने स्वीकार कर ली ये वाली कि जो भाषा के आधार पर राज्यों को बना सकते हैं, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं हो सकता। दूसरा इन्होंने कहा कि जो 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज की बात की, तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा चेंज करते हैं। इन्होंने कहा कि सर हम एक एक्ट लेकर आ रहे हैं, उस एक्ट का नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और यहां हम 1955 तक हैं दिसंबर, तो अगला कौन सा ईयर है? 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम, राज्य राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लेकर आए। और सरकार ने कहा कि सर जो आपने हमको 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात की है, हम टोटल बनाने वाले हैं 14 स्टेट्स। कितने स्टेट्स? 14 स्टेट्स और 6 यूटीज, 6 यूटीज बनाने की बात की। ऐसे लिख लीजिए, सरकार ने बात की। तो जो 14 और 16 के बीच में 15 और 16 नंबर पे है वो क्या है? मतलब जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था तो उसने कहा था कि आप विदर्भ को भी एक स्टेट बनाना सर। इसको विदर्भ को भी एक स्टेट बनाना है और दूसरा एक स्टेट बनाना है हैदराबाद। एक दूसरा कौन सा स्टेट बनाना है? हैदराबाद। तो सरकार ने इन दोनों को स्वीकार नहीं किया था, इन दोनों को स्वीकार नहीं किया था। तो ये आप याद रखना।
मतलब जब ये पीछे देखो ना कि जब यहाँ पर का 16 स्टेट्स और इन्होंने बनाए कितने 14 स्टेट, तो 14 स्टेट तो सेम थे। 2 स्टेट और जो उधर एक्स्ट्रा बताए हुए थे वो कौन कौन से, विदर्भ और हैदराबाद। सरकार ने विदर्भ और हैदराबाद को बनाने की बात स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, इसको इधर रख देता हूँ उठा के, आगे की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि 14 राज्य वो कौन कौन से हैं, उनकी बात करते हैं। ये जो 14 स्टेट्स हैं इनकी बात करते हैं। तो इसमें एक स्टेट है पहला आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर ऑलरेडी बनाया जा चुका है। दूसरा स्टेट आता है यहाँ पर असम, तीसरा बिहार, चौथा बॉम्बे, पांचवा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर उस समय यूनियन टेरिटरी नहीं था, ये याद रखना है। छठवा आप लिख सकते हैं यहाँ पर केरला, है ना, केरलम हो गया तो केरलम लिख सकते, केरला ही रहने दीजिए क्योंकि उस समय केरला था। सातवां लिख सकते हैं आप एमपी मध्य प्रदेश। आठवां लिख सकते हैं आप मद्रास। नौवा आप लिख लीजिए मैसूर। नौवा आप लिखिए मैसूर। और मैसूर के बाद 10वां लिखते हैं, है ना, यूनियन टेरिटरी अगली स्लाइड पे लिखवा दूंगा। मैसूर, मैसूर के बाद में लिखते हैं उड़ीसा। 11वां पंजाब, है ना, उड़ता पंजाब। 12वां लिख लेते हैं राजस्थान। 13वां लिख लेते हैं अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। और 14वां वेस्ट बंगाल। मतलब 1956 में, 1956 में यही 14 राज्य बनाए गए थे। अभी कितने हैं, 28 राज्य। जितने भी बाद के राज्य बनाए गए वो बाद में फॉर्मेशन उनका किया गया, जो पूछे जाते रहे। तो ये याद रखना कि आंध्र प्रदेश है, असम है, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर और केरल, मध्य प्रदेश में मद्रास और मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल। ये 14 राज्य ऐसे हैं जो 1956 में बना दिए गए थे। अभी टोटल 28 राज्य, तो मतलब 14 राज्य ऐसे हैं जिनका फॉर्मेशन बाद में इन्हीं स्टेट्स में से बाउंड्री को कट करके पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, जो आर्टिकल 3 में उसके पास पावर है, ऑथराइज करता है आर्टिकल 3। अब बात करते हैं जो 6 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बात में। 6 यूटीज जो है, 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं जो 1956 में बनाए गए थे। पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरा है दिल्ली, है ना। तीसरा है त्रिपुरा। चौथा मणिपुर। मतलब ये अभी आपको स्टेट के रूप में दिख रहा है, लेकिन उस समय जब ये बनाए गए थे तो ये यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाए गए थे। मणिपुर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, और छठा लकाडीब, लकाडाइब है ना, लकाडाइब, मिनीकॉय, ये एन है ना, मिनीकॉय एंड अमीन दीवी, अमीन दीवी आइलैंड्स। तो ये कितने हैं, ये 6 हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड, दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और लकाडीब, है ना, जो लक्षद्वीप आज का, लकाडाइब, मिनीकॉय और अमीन दीवी आइलैंड। तो ये टोटल यहाँ पर 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। तो हमने आर्टिकल 1 पढ़ लिया, आर्टिकल 2 पढ़ लिया, आर्टिकल 3 पढ़ लिया, आर्टिकल 4 पढ़ लिया। और उसके बाद में जब हमने देख लिया कि जो पहले 4 ग्रुपों में था, 29 स्टेट्स में था, फिर उसके बाद देश आजाद हो जाता है, तो धर कमीशन बनाया गया, है ना, 1947 में नवंबर में। उसने अगले साल दिसंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि भैया आप जो है आप क्या कर सकते हैं, भाषा के आधार पर नहीं बनाना है आपको, आप अगर स्टेट बनाना है तो उनको ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, या फिर उनकी फाइनेंशियल और जो उनकी डेवलपमेंट फैसिलिटीज है या स्टडी या कंडीशंस है, उन कंडीशंस के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जेबीबी कमेटी जो धार कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी, उन्हीं रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। उन्होंने भी सेम रिकमेंडेशन दी कि भैया आपको भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाना है। फिर उसके बाद में स्टेट ऑर्गेनाइजेशन
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लाया, जिसको हम फजल अली आयोग भी कहते हैं, फजल अली कमीशन भी कहते हैं। उसमें 2 लोग भी हैं शामिल में, इनमें की एक तो के एम पन्नीकर और दूसरा हृदयनाथ कुंजरू। उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाई अब भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं कर सकते। मतलब एक राज्य और एक भाषा का जो अवधारणा है वो यहाँ पर लागू नहीं करना है आया है ना। इन्होंने कहा कि भाई आप जो पूरे इंडिया को 16 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में बांटो। फिर अगले साल 1956 में सरकार लेकर आती है एक एक्ट जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके द्वारा सरकार ने कहा कि हम पूरे भारतवर्ष को 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज में बनाने वाले हैं। मतलब जो रिकमेंडेशन दी थी फजल अली आयोग ने, उसी को थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई करके एक्सेप्ट किया था। मतलब उन्होंने 16 राज्य बोले थे, तो इन्होंने 14 राज्य रखे। 2 राज्य कौन से थे? एक तो हैदराबाद था और एक विदर्भ था, जिनको इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। दूसरा, इन्होंने कहा कि 3 यूनियन टेरिटरीज, तो इन्होंने कहा, सरकार ने कहा कि 3 की नहीं, हम 6 यूनियन टेरिटरीज बनाने वाले हैं। तो 6 यूनियन टेरिटरीज आपके सामने लिखे हुए हैं, है ना। तो अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और अमीन दीवी, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। फिर उसके बाद में कुछ स्टेट्स की बात की गई थी, तो स्टेट्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं, 14 स्टेट्स। बाकी अगर अभी की मैं बात करता हूँ एट प्रेजेंट में अभी कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो ये आप जानते होंगे। तो संविधान का भाग 1 हमने कंप्लीट कर लिया, और जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ, जो पार्ट 2 है, सिटीजनशिप, है ना, नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।